हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट बैक्टीरिया करेंगे जो कि माइकोबैक्टीरियम है। और माइकोबैक्टीरियम प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी होती है इसके डेरिवेटिव से। तो आइए इसको हम ढंग से करते हैं। कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ईजिली समझा दूंगा। माइकोबैक्टीरिया स्लेंडर रॉड समटाइम्स ब्रांचिंग लाइक फंगस, हेंस माइको। दे आर एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है अपने पुराने चैप्टर्स में, नहीं हुआ तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसमें होता है, एक बार अगर स्टेन हो गया तो उसके बाद जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर एसिड होगा वो कलर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल वॉल में ऑलरेडी माइकोलिक एसिड होता है। तो इसलिए एसिड का उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता एक बार जब हम स्टेन कर लेते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इनके माइकोबैक्टीरियम के? एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं करते, नॉन कैप्सुलेटेड यानी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, और स्पोर भी नहीं बनाते। ये इसके बहुत यूनिक फीचर्स है। और सब में कैप्सुलेशन भी होता है या एनारोबिक्स होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। दो ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो हमारे लिए ज़रूरत है हमें करने की। एक तो है एम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, सबसे पहले हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को करेंगे। मॉर्फोलॉजी इसकी देख लेते हैं। स्ट्रेट होगा या थोड़ा सा मुड़ा हुआ, रॉड शेप होगा। मेन आपको रॉड शेप याद करना है। और इसमें दोनों ही बैक्टीरिया में हम जील नील्सन स्टेनिंग करते हैं, क्योंकि ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट क्यों होता है? क्योंकि माइकोलिक एसिड ऑलरेडी इनकी वॉल में प्रेजेंट होता है, तो एसिड का इन पर कोई असर नहीं होता। एसिड फास्ट का मतलब एसिड से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। कल्चर करेंगे अगर उसको, तो ये बहुत स्लोली ग्रो होता है और इसके जनरेशन टाइम 14 से 15 घंटे होता है। ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और पीएच नॉर्मल 6.4 to 7। ये चीज़ें ज़्यादातर उसमें कॉमन होती हैं। जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं उन्हीं को टेम्परेचर अलग होता है, क्योंकि ज़्यादातर में आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। अच्छा, कॉलोनी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस की जो कॉलोनी बनेगी वो ड्राई, रफ, व्रिंकल्ड, क्रीमी वाइट बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा येलोइश कलर उसमें बाद में आ सकता है, लेकिन ड्राई और रफ बनेगी। लेकिन जो बोविस की बनेगी सेकंड की, वो फ्लैट, स्मूथ, मॉइस्ट होगी, और ये टोटली वाइट कॉलोनीज रहेगी। रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी डेथ हो जाती है 15 से 20 मिनट में। सनलाइट भी 2 घंटे मार देती है, लेकिन स्पूटम बेसिलाई सर्वाइव 20 से 30 घंटे। एसिड एल्कलाई से रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि एसिड फास्ट है, बट फॉर्मल्डिहाइड को सेंसिटिव होता है। अच्छा, बायोकेमिकल टेस्ट यानी पता कैसे करेंगे कि ये है हमारे में कि नहीं है? एक तो नियासिन टेस्ट होता है। अगर होगा ये तो वो येलोइश कलर उसमें नियासिन टेस्ट में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें ह्यूमन टाइप ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नाइट्रेट रिडक्शन अगर करेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस में पॉजिटिव आएगा और बोविस में नेगेटिव आएगा। कैटलेस पेरोक्सीडेज वीक पॉजिटिव होता है। एराइल सल्फाटेज पॉजिटिव इन एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। पैथोजेनेस क्या है? इनकी पैथोजेनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये जो है ओपन केस ऑफ पल्मोनरी टीबी होता है, यानी कि एक पेशेंट 25 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के पास मास्क लगा के जाने के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करता है ये। चाहे उसको खांसी आ गई, उसको छींक आ गई, उसके बलगम निकल गया, उन सब में इन्फेक्शन है। तो बहुत ही सीरियस ये प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए देखा भी गया है कि जो डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, काफ़ी कई बार उनमें भी, मतलब प्रैक्टिस को 20-30 साल हो गए तो उनमें भी इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। डिफेंसेस का क्या है? सेल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी कि जो आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है वो ही इस पे करती है, और उसमें हम मैक्रोफेज वाला सिस्टम करते हैं कि वो आएगा और खा जाएगा। लीजेंस, ट्यूबरकल ग्रैनुलोमा विद जाइंट सेल्स प्लस सीजेशन, यानी मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। ट्यूबरकल तो आप लोग समझते ही होंगे, एक नोडुलर मास ऑफ टिश्यू। ठीक है। ग्रैनुलोमा क्या होता है? ग्रैनुलोमा ये होता है कि कोई फॉरेन मटेरियल आया तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो एक क्लम्प होके वॉल बना लेते हैं आपस में इकट्ठे हुए। एक उन्होंने वॉल बना लिया या स्ट्रक्चर बना लिया ऐसा, जिसमें जो उनको प्रोटेक्शन देगा फॉरेन उससे बॉडी को। ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके से होता है, प्राइमरी टीबी और पोस्ट प्राइमरी टीबी। ये कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइमरी टीबी में क्या होता है कि ये जनरली बच्चों में होता है और इजीली क्योरेबल होता है। इसमें हमारा जो लंग्स है उसमें बेसिलाई गया ये,
बेसिलाई वहां जाके दो चीजें करता है। एक तो अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, गोन फोकस, यानी कि ये एक टाइप का वहां पे नोड, जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी रिएक्ट करता है। लिम्फ नोड से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और लिम्फ नोड्स के साथ गोन फोकस जो ये रिएक्ट करके स्ट्रक्चर बनाता है उसको करते हैं। तो एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन क्योंकि अभी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो फाइब्रोसिस से या कैल्सिफिकेशन से ये अपने आप ट्रीट भी हो जाता है। यानी कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो प्राइमरी ट्री भी होगा तो सही बचपन में, उसके वो भी रहेंगे लेकिन इजीली वो ट्रीट हो जाएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। पोस्ट प्राइमरी टीबी में क्या होता है, ये जो बचपन के बचपन में हमारे में डोरमेंट बैक्टीरिया पड़े हुए थे वो दोबारा उनमें जान पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है पर्सन की नेचुरल इम्यूनिटी गिरती जाती है। तो जैसे ही इम्यूनिटी इन पे हावी नहीं हो पाती तो इनमें दोबारा रीग्रोथ हो जाती है। और ये क्योंकि लंग्स में पड़े हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़े हुए हैं, तो वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये क्या करेंगे, कैविटेशन कर देंगे, गड्ढा कर देंगे लंग्स में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जवानी में या बचपन में टीबी हुई, वो ठीक हो गई और उसके 10 साल 20 साल 15 साल बाद उनको दोबारा हुई और इतनी सीवियर हुई कि वो रिकवर ही नहीं कर पाए। मैं पर्सनली ऐसे कई सारे केसेस जानता हूँ जिसमें अल्टीमेटली डेथ ही हुई। और उसमें यही हुआ था कि बचपन में टीबी हुआ या 17-18 साल की एज में टीबी हुआ, वो ठीक हो गया, उसके बाद 20 साल बाद 25 साल बाद वो दोबारा उखड़ के आया। उनकी फैमिली में भी हो गया क्योंकि वो साथ ही रहते थे। तो ये इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बाकी सारे तो याद करने वाली चीज़ है, वो आप याद कर लेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है टीबी की, सबसे बेस्ट होता है ये बलगम से। अब आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों के बाहर वो भी लग रहा होता है, बलगम की जांच कराएं लंबी खांसी पे या लंबे उस पे। अच्छा, बच्चों में पहले हम गैस्ट्रिक लेवेज कहते थे, अब गैस्ट्रिक लेवेज नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। गैस्ट्रिक लेवेज में क्या होता है, बच्चों के ने जो खाना खाया हुआ है, जो भी उनके स्टमक के कंटेंट्स है, वो फोर्सफुली बाहर निकाले जाते हैं और उसमें से टेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये इतना क्रिटिकल प्रोसीजर है और अब मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है तो ये यूज नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में आप यही लिख के आएंगे, CSF, पस, यूरिन, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, जील निसन हम स्टेनिंग करेंगे तो एसिड फास्ट बेसिलाई मिल जाएगा। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि ब्राइट रेड रॉड्स दिखेंगी हमें हमारे बैक्टीरिया की, और पीछे होगा ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है ना। फ्लोरोसेंट स्टेनिंग भी आप कर सकते हैं और अमाइन से, इसमें येलो ग्रीन बेसिलाई मिलेगा आपको अगर आप यूवी लाइट डाल के देखेंगे तैयार करके। तो कंसंट्रेशन मेथड पेट्रोफ मेथड होता है। कल्चर आप करेंगे तो लोनस्टीन जेंसन मीडियम होता है। और ये माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर इस बैक्टीरिया की क्वांटिटी होगी तो भी पता कर लेगा, और 4 या 8 महीने में उनकी ग्रोथ दिख जाती है। अच्छा, इतना सब जो ये हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस या मेथड्स, ये डिटेल में नहीं पूछे जाते, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जैसे लोएंस्टीन जेंसन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोएंस्टीन जेंसन मीडियम हम किस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने पे पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको ब्रीफ में डाला हुआ है। एंड ट्राई स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग as many times as I can. The material I am providing is already very concise. It is already to the point. So at least try to get all this right. ठीक है ना, देर इज नो नीड टू एडिट एनीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट देखते हैं अब अपना। इसमें हम एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन मेथड भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंट रेशियो मेथड भी ले सकते हैं, प्रोपोर्शन मेथड भी दे सकते हैं। और लास्ट हमारा एलर्जिक टेस्ट मेंटॉक्स, जो आपने देखा भी होगा और ये पूछा भी जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। मेंटॉक्स में क्या होता है, हाथ लेंगे आप जो भी हमें सस्पेक्टेड है उसके में हम एक गोला बनाएंगे, उसमें हम इंजेक्ट कर देंगे पीपीडी, प्लाज्मा प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है ना। इसकी 5 TU, मतलब डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर ना। मेन ये है कि पीपीडी लेंगे, वो इंटरटर्मली हम उसको इंजेक्ट कर देंगे और फिर हम बिना उस पर पेशेंट से कहेंगे भाई इस पर पानी नहीं जाना चाहिए और साबुन वाबुन नहीं लगना चाहिए, और 48 घंटे देखते हैं कि वो जो हमने डाला है वो फैल रहा है या उतना ही रह रहा है। अगर वो उतना ही रह रहा है, ठीक है ना, 5 mm के आसपास ही रह रहा है तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे, और 10 mm से ज़्यादा हो रहा है यानी फैल रहा है, सर्कल से बाहर जा रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में क्लियर हो ही जाता है कि टीबी इन्फेक्शन है।
फिर आगे हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रोसी के ऊपर होता है, लेप्रोसी कोज करता है ये। इसकी मॉर्फोलॉजी भी सेम है क्योंकि दोनों सेम ही के हैं, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड रॉड्स मिलेंगी, लेकिन इसका साइज कम होता है। ये एसिड फास्ट होता है लेकिन वीकर होता है एम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। ऊपर हम ज़्यादा ले रहे थे, यहाँ पे हमारा 5% H2SO4 में ही काम हो जाएगा ज़ील निसेंस स्टेन में। अच्छा, इसमें हमें क्लम्स दिखाएंगे, ग्लोबाई दिखाएंगे। ग्लोबाई क्या होते हैं? स्पेरिकल टाइप का एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे क्लम्पिंग बन चुकी होगी। ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, ये तो 9 से 16 दिन तक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में आराम से सर्वाइव कर जाएगा, 46 दिन तक मॉइस्ट सॉइल में कर जाएगा। मेन इसको यानी मॉइस्चर चाहिए होता है। डिजीज ये कराता है क्रोनिक ग्रैनुलोमोटस डिजीज, जो कि स्किन, नर्व्स, नेजल म्यूकोसा कहीं भी हो सकता है। देखिए ग्रैनुल ऊपर जो पड़ा था उससे सिमिलर ही है, वहाँ भी ग्रैनुल्स फॉर्म हो रहे थे, ग्रैनुलोमा फॉर्म हो रहे थे, यहाँ भी यही हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी ने रिएक्ट तो किया इम्यून सेल्स ने, और इम्यून सेल्स ने एक जो इन्फेक्शन था उस पर मैक्रोफेज डाल के उसको तोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन वही क्लम्पिंग बन के रह जाती है। इसी को हम ग्रैनुलोमा कहते हैं इजी भाषा में। टाइप्स देख लेते हैं इसके। एक तो लेप्रोमोटस होता है मल्टीबैसिलरी, ट्यूबरक्लोइड पॉलीबैसिलरी, बॉर्डरलाइन, डाइफॉर्मस दोनों टाइप से, और इंडेटरमिनेट जो कि स्टार्टिंग में ही होता है। अच्छा, इस बैक्टीरिया के लिए ऊपर हमारे पास कई टेस्ट थे, यहाँ पे हमारा है लेप्रोमिन टेस्ट, स्किन टेस्ट होता है ये, और इसमें हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी चेक करते हैं। ट्यूबरक्लोइड में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा लेप्रोमोटस में, ठीक है। मेनली इसका यूज लेप्रोमिन टेस्ट का क्लासिफिकेशन एंड प्रोग्नोसिस होता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस बैक्टीरिया का डायग्नोस्टिक और मतलब प्रोग्नोसिस टेस्ट क्या है, तो आप लेप्रोमिन टेस्ट बताएंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए आप क्या लेंगे? यहाँ आप स्किन स्मीयर लेंगे, नीजल म्यूकोसा लेंगे या ईयर लॉब्यूल लेंगे। ऊपर हम स्पूटम ले रहे थे, तो यहाँ पे एकदम ये डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम ज़ील निसेंस स्टेनिंग करेंगे 5% एसिड में, तो हमें एसिड फास्ट बेसिलाई दिख जाएगा। एसिड फास्ट बेसिलाई अगेन एसिड की प्रॉपर्टी की वजह से उनका कलर नहीं उड़ता है। बैक्टीरिया इंडेक्स देखेंगे तो बेसिलाई डेंसिटी में वो निकाल लेंगे। एंटीबॉडी डिटेक्शन देखेंगे तो यहाँ आपको एंटी PGL1 एंटीबॉडी मिल जाएगी। एक बार समरी कर लेते हैं तो दोनों हमें क्लियर हो जाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस में भी एसिड फास्ट हम बोलेंगे बेसिलाई होता है तो ज़ील निसेंस स्टेन लेंगे, लेकिन वहाँ लेंगे हम 20% एसिड में, और लेप्रे में हमारा 5% एसिड में ही काम हो जाएगा ज़ील निसेंस स्टेन में। इसमें जो ग्रोथ होती है LJ मीडियम हमने पढ़ा था, उसमें होती है स्लोली होती है। लेप्राई इन विट्रो कंटिवेबल ही नहीं होता, तो क्योंकि ये अनकंटिवेटेबल है तो LJ मीडियम पर क्वेश्चन आएगा। ट्रांसमिशन यहाँ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वेरी सीवियर, लेप्रे में प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट पर ही होता है नेजल सिक्रेशन से, ठीक है ना। और इतना तो हर कोई समझता ही है बेसिक चीज़ों को। इसमें क्या लीजन्स मिलेंगे? ग्रैनुलोमा मिलेगा, सिजेशन मिलेगा, चीज लाइक फॉर्मेशन मिलेगा, टिश्यूज का कैविटेशन, गड्ढे मिलेंगे। ग्रैनुलोमा हमने समझ ही लिया था। यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्लोबाई मिलेगा इन स्किन एंड नर्व्स, स्पेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। डायग्नोसिस हमने देखा था, स्पूटम में हम ज़ील निसेंस स्टेनिंग करेंगे या LJ कल्चर कर लीजिए या मेंटॉक्स। ये तीनों मतलब ऊपर से हमने बहुत सारे पढ़े, लेकिन ये 3 याद कर लीजिए। तो ये 3 आप बताएंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस्ड, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। लेप्रे में हम स्किन स्मीयर में ज़ील निसेंस स्टेनिंग करेंगे या लेप्रोमिन टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या चीज़ एक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस में? सेल मीडिएटेड हमारी इम्यूनिटी, TH1 फैक्टर जो है वो हमें बचाता है, ठीक है। लेप्रे में, लेप्रोटोमस में इम्यूनिटी पूरा हो जाती है और ट्यूबरक्लोइड में स्ट्रांग होती है, ठीक है। टेस्ट हमने देख लिया मेंटोक्स, लेप्रेमिन। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म किया। नीचे का चीज़ें वही हैं जो हमने ऊपर करी है, उसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बहुत कॉम्प्रहेंसिव और बहुत ईजी तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।